नमस्कार, मैं गगनप्रीत कौर, वरिष्ठ अध्यापिका हिंदी, आपका फिर से स्वागत करती हूँ साहित्य गगन यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो है पूस की रात, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। इससे पहले हम इनकी कहानी कफन पढ़ चुके हैं, जो कि स्कूल व्याख्याता के अंदर, उसके पाठ्यक्रम के अंदर है। स्कूल व्याख्याता कहाँ का? आरपीएससी द्वारा आयोजित राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के हाल ही में आए जो वैकेंसी है 2022 की, उसके फर्स्ट ग्रेड में तो है स्कूल व्याख्याता, जिसको फर्स्ट ग्रेड भी कहते हैं। उसके अंदर तो है कफन, जो कि चैनल पर और मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, उस पर हमने अच्छे से चर्चा कर ली है। आज हम जो कहानी पढ़ रहे हैं कफन, ये है सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के पाठ्यक्रम में। ठीक है जी, तो हमें वो भी पढ़नी है। जो लोग फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे रहे हैं तो वो भी पढ़ेंगे, जो फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हैं तो वो सेकंड ग्रेड का तो डेफिनेटली देंगे ही। तो इसके अलावा भी मैंने वहाँ पर व्याकरण की वीडियोस भी अपलोड कर रखी हैं, और भी हैं, तो आप जाके चैनल को ज़रूर विज़िट करना, जो पहली बार यहाँ आए हैं इस चैनल पर। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम अपने बात करते हैं कहानी पूस की रात। हाँ जी, पूस का महीना कौन सा होता है? अंग्रेजी माह में देखें तो दिसंबर, जनवरी, जिसे हम कहते हैं पोष माह। कौन सा? पोष माह, जो बहुत ही ठंडा होता है। अपने देख पा रहे हैं कि 20 दिसंबर से लेके ये 20 जनवरी तक का जो समय होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आगे पीछे हो जाते हैं 2 दिन, क्योंकि अपने देशी जो महीने होते हैं उनका हिसाब किताब अलग होता है अंग्रेजी माह से। तो इतनी ठंडी रात के अंदर एक किसान जो है वो किस तरह की प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है अपनी खेती को बचाते हुए, वो इस कहानी के अंदर दर्शाया गया है प्रेमचंद जी के द्वारा। गरीब और ग्रामीण भारत को जितना अच्छा प्रेमचंद जी ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है, हिंदी जगत में उसका कोई दूसरा उदाहरण मिलना असंभव है। गांव के व्यक्ति की खुशियों और व्यथाओं का प्रेमचंद जी जितना मार्मिक चित्रण कोई दूसरा भारतीय लेखक कर ही नहीं पाया है। उनकी किताब पूस की रात भी एक गरीब व्यक्ति पर पड़ने वाली मौसम की मार को रेखांकित करती है। किताब में सर्दी का ऐसा अनुपम वर्णन मिलता है कि पाठक को भी ठंड का आभास होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि वह किरदार के साथ जुड़ता है और उसके दर्द को महसूस करता है। पूस की रात प्रेमचंद जी की सबसे सुंदर कृतियों में से एक है। तो आज अपने इस कहानी को भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है। कौन है कहानी का पात्र? हल्कू। लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किस तरह सो नहीं सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठा सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आकर आ गया और खुशामद करके बोला, दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर जो उसके नाम को झूठा सिद्ध करता था, इसका क्या अर्थ है? उसका नाम तो है जी हल्कू, और मोटा शरीर उसका, भारी भरकम डील डॉल, तो उसके नाम को इस प्रकार से उसका शरीर जो है वो झूठा सिद्ध कर रहा था। नाम है हल्कू और मोटा ताजा आदमी। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा, कंबल न जान कितनी बाकी है, जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती।
मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, पेट की के लिए मजूरी करो। ऐसी खेती में बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गालियाँ खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई बोहें ढीली पड़ गई। उसका दिल पसीज गया कि मेरे उसको गालियां देंगे, मेरे पति को। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। देखिए, इस PDF के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्राओं की गलती हो सकती है, तो इतने तो हम अभी समझदार हैं कि यहाँ कौन सी मात्रा आएगी, यहाँ ये क्या शब्द बन रहा है, और मैं बोल रही हूँ, आप उसी प्रकार से ध्यान रखेंगे। अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। कुत्ते का नाम क्या है? जबरा। पूछा जाए कि हल्कू और जबरा किस के पात्र हैं, तो आप बताएं। वो ऑप्शन दे सकते हैं कि कफन, पूस की रात, इस तरह से अपने जो भी और सिलेबस में उसका नाम डाल के तो पढ़ी होगी तो आप कर पाएंगे, नहीं तो रह जाएगा ये प्रश्न। और ये भी प्रश्न आया हुआ है कि जबरा क्या है, तो जबरा एक कुत्ता है, कुत्ते का नाम है। ठीक है जी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा है, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आ गए, चले आए, अब रो नानी के नाम को। ये सारी बातें हल्कू किसको कह रहा है? अपने कुत्ते को, कि कहा था कि पुआल पर लेटा रह घर पे, और तू यहाँ आके मेरे पीछे पीछे आ गया है, और तुझे यहाँ तो बड़ा सुख मिल रहा है, दुख ही काट रहा है सर्दी में। तो वो अपने खेत के किनारे किसकी छतरी के नीचे था? ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे, बांस के खटोले पर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे इसको। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यही रांड पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका, ये खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। जगदीर की खूबी, मजूरी, यहाँ आएगा तकदीर की खूबी। मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उनके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू आज और जाड़ा खा ले, हल्कू आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा। हल्कू कह रहा है कि किसको? जबरा को। जबरा आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे
उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। देखिए कितना मार्मिक चित्रण। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब किस सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जाड़े को किसकी संज्ञा दी? पिशाच की। जब किसी तर न रह गया, उसने जबरा को धीरे से उठाया, उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीय ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भूंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भोंकता रहा। हार मैंने खेत। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं, उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अब तो बहुत रात है। जबरा ने कूं कूं करके सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। प्राकृतिक वर्णन कितना प्यारा है ना, मनमोहक। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थीं। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। एक एक पंक्ति आप ध्यान से पढ़िएगा, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू। कौन से पौधे की महक आई? पूछ सकते हैं। मेहंदी के पौधे की, गुलाब के पौधे की, पीपल की, महुए की, कुछ भी पूछ ले वो। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिंचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा सी देर में पत्तियों का ढेर लग गया था। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में मैं ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों।
अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हाँ जी, जब उसने आग जला ली तो उस आग की लपटें लौ किस प्रकार दिख रही थी। अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। अनंत सागर में एक नौका के समान। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सोकर ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। अब यही पंक्तियों को वो रिक्त स्थान में डाल दे प्रश्न बनाने वाला। वो ये पूछेगा कि वह किसको ललकार रहा था। तेरे जी में आए सोकर, मुन्नी को, जो पैसे लेने आया था उसको, ठंड को, कुत्ते को। तो अपने ठंड तो अपने दिमाग में आएगा ही नहीं, वहाँ जाम हो जाता है, वहाँ दिमाग ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो अपने उन्हें ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। ये ऐसे प्रश्न वहाँ जब बनते हैं ना तो वहाँ सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं, और गलत प्रश्न पे जब क्लिक हो गए तो वो वहीं क्लिक करता रहता है, यही सही है, यही सही है। अगर ध्यान रखना है, हम कहानी को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना, वहाँ कोई प्रश्न आ जाए हम कर लेंगे, क्योंकि विकल्प हमारे सामने है। कितना बढ़िया पेपर है, विकल्प उत्तर देता है खुद प्रश्न बनाने वाला। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते। जबरे ने पूंछ हिलाई, अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। खेल रहा था अपने कुत्ते के साथ। अगर जल गए बचा तो मैं दवा न करूँगा, जल गए तो बचा लेना अपने आप को, मैं तुझे दवा नहीं दिलाऊंगा। जबरे ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना नहीं लड़ाई करेगी, यह बात मुन्नी से मत बताना कि अपनों ने इस तरह से आग के साथ खेल किया है। यह कहता हुआ वह उछला और उस लाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो इसकी सही, यह सही नहीं, ऊपर से कूदाओ, तुम तो इधर से आ गए। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। कौन? आग। मानवीकरण हो रहा है यहाँ पे। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस्य दबा लेता था। जबरा जोर से भूंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। उसके कूदने दौड़ने की आवाज़ें कान में साफ आ रही थी। क्या पढ़ेंगे? फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डाले। मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ है। उसने जोर से आवाज़ दी, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दबाया हुआ बैठा था। कंपकपा रहा था ना, तो खुद को दबा के बैठा था बहुत देर से। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहज जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा ने ऐसी ठंडा किया, चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर, पर एकाएक हवा
ने ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा दिया कि वह फिर बुझते हुए लाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था, नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गरम जमीन पर वही चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, कहाँ सो गया? आग के पास ही वह गरम जमीन पर चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारा खेत सत्यानाश हो गया, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडैयाँ डालने से क्या हुआ? मतलब तुम्हारे यहाँ सोने से क्या हुआ? वहाँ थोड़ा दूर जाकर खेत के अंदर जाकर देख लेते। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। हल्कू क्यों प्रसन्न था? कि अब खेत आना ही नहीं पड़ेगा। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। ये हमारी कहानी यहाँ पूर्ण हुई, ये वाली पूस की रात। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। इसका उत्तर हल्कू ने क्या किया? प्रसन्न मुख से, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। मुन्नी तो खुद ही कह रही थी कि छोड़ो ऐसी हार का काम, हम फसल बोते हैं, अच्छी होती है और उसका क्या, हम जो भी लगान होती है, ब्याज होता है, वो भर देते हैं, इससे अच्छा मजूरी कर लेंगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? और आपने अपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए होंगे। इस कहानी के भी आप प्रश्न बनाना जिस तरह से मैंने आपको बताया है। हाँ, प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि उसका उत्तर एक शब्द में आए या 2 शब्दों में, इससे बड़ा नहीं, ठीक है? क्योंकि प्रश्न ऐसा ना हो कि बहुत ही घुमावदार प्रश्न हो, उसका उत्तर भी हमें ऐसे बहुत ही मिक्स हो रहा हो किसी चीज़ में, ऐसे 2-4 उत्तर हों और खुद को ही ना समझ आए कि ये था या ये था। एक शब्द में उत्तर आ रहा हो तो और भी बढ़िया है, ठीक है? तो आपने इस तरह से इनके प्रश्नों को बनाना है। और शुरू में मैंने जो आपको बताया कि इस कहानी के अंदर क्या है, एक गरीब किसान की व्यथा है जो पूस माह के अंदर किस तरह से अपनी रात जो खेत के अंदर गुजार रहा है, उसका मार्मिक चित्रण है। ये भी आप याद रखेंगे। और पात्र कौन कौन है, ठीक है? हल्कू है, मुन्नी है, और कौन है? जबरा है, और एक जो वो पैसे लेने आया था उसका क्या नाम था? शुरू में उसका नाम आया था ना, हल्कू, मुन्नी, जबरा, और एक जो पैसे लेने वाला है, एक पात्र है, मगर उसका कोई अपने पास डायलॉग नहीं है, कोई भी संवाद नहीं है, ठीक है? और रुपए कितने दिए थे? 3 रुपए दिए थे, ठीक है? और इसने बीच में एक लाइन और आती है कि माघ पूस की रात। माघ और पूस जो है वो आप पूस जाने वाला है और माघ आने वाला है, इस तरह की रात है, ठीक है? ये भी आप याद रखेंगे। हमने तो पूस की रात ही पढ़ा है और माघ पूस की रात इसके अंदर खुद वो लेखक जो हैं वो बोल रहे हैं, ठीक है? और जो पैसे लेने आया था उसका नाम क्या था? सहना। कौन आया था? सहना। तो देख लीजिए हमारे पास कितने नाम हो गए? हल्कू, सहना, जबरा, मुन्नी, 4 जने, ठीक? तो आज की अपनी वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।